स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आज की टॉपिक है विलियन यानी सॉल्यूशन चैप्टर। हम लोग इस पे पार्ट 1 बना चुके हैं, आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने विलियन के बारे में बता दिया था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं क्या होते हैं, उसमें सॉल्वेंट क्या होते हैं, उनकी सोलबिलिटी क्या होती है और फैक्टर्स क्या होते हैं जो सोलबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितने मेथड से बताए जा सकते हैं, यानी विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो आज की टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। व्यक्त करने की विधियां ये यानी मेथड फॉर डिफाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताने का दो मेथड होते हैं, एक होता है फिजिकल यूनिट में और सेकंड होता है केमिकल यूनिट्स में। तो यानी इसके दो मेथड्स हो गए, यानी एक हो गया आपका फिजिकल यूनिट और एक हो गया केमिकल यूनिट। तो जो फिजिकल यूनिट्स होती है आपकी, यानी इसको भौतिक बोला जाता है, भौतिक मात्रक में, और एक हो गया रासायनिक, यानी दो तरीके का मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले फिजिकल स्टार्ट करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये होता है, ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिकल यूनिट में कौन कौन है। तो आपके फिजिकल यूनिट में नंबर 1 आता है द्रव्यमान प्रतिष्ठता, यानी बाई मास परसेंटेज। सेकेंड हो गया भार प्रतिशतता बाई वेट परसेंटेज। थर्ड वन हो गया आयतन प्रतिशतता बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और फोर्थ वन हो गया आपका इन पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो ये होता है हम लोगों का। ठीक है, तो अब ये फिजिकल हो गया और केमिकल में आपके आएंगे। तो केमिकल में देख लेते हैं। तो केमिकल में सबसे पहले आता है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। नंबर 2 होता है मोलैरिटी। थर्ड वन होता है नॉर्मेलिटी। फोर्थ वन होता है आपका मोलैलिटी। और फिफ्थ वन होता है मोल फ्रैक्शन। और 6 फॉर्मेलिटी। तो ये सब होते हैं, तो हम लोग इतना ही देखेंगे, फॉर्मेलिटी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब देखिएगा जो मोलारिटी होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में मोलरता। ये नॉर्मेलिटी को कहते हैं नॉर्मलता। मोलैलिटी हो गया मोलरता। और मोल फ्रैक्शन क्या हो गया मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोल अंश बोला जाता है इसी को, इतना ध्यान रखेंगे सब लोग। तो इतना तो क्लियर हो गया, यानी जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बताने के मेथड्स हैं सॉल्यूशन के, ये 2 टाइप्स के हो गए, फिजिकल यूनिट और केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में हमारे पास हो गए बाई मास परसेंटेज, बाई वेट परसेंटेज, बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और हमारे पास केमिकल में क्या हो गया, केमिकल यूनिट में ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है इतना।
तो अब इसके हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इंडिविजुअली अलग अलग देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले फिजिकल देख लेते हैं, फिर केमिकल देखेंगे। तो यहां से समझिएगा, सबका एक ही तरीके से फॉर्मूला होता है, बहुत आसान चीज है ये, कोई डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, जो द्रव्यमान प्रतिशतता है यानी बाई मास परसेंटेज है, तो कहने का मतलब है कि मास परसेंटेज है क्या, यानी हम लोग कोई भी चीज स्ट्रेंथ देखेंगे तो किसकी देखेंगे, सॉल्यूट की, यानी विलय की देखेंगे किसमें, सॉल्यूशन में, यानी द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी ऑलवेज हम लोग को विलय की ही देखनी है कि सॉल्यूशन में यानी विलयन में मात्रा कितनी है हमेशा, तभी स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे हम लोग। स्ट्रेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अब यहां से बाई मास परसेंटेज देख लेते हैं। तो हमने बताया कि दो चीज देखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूट, तो यानी ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन, यानी हमेशा सॉल्यूशन में देखेंगे और परसेंटेज की बात है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो यानी ये क्या निकल जाएगा, परसेंटेज में। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये विलय का द्रव्यमान अपॉन में क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। अब यहां से देखिएगा बाय वेट परसेंटेज मतलब क्या हो गया आपका, यानी जो मास है वहां क्या होगा, यानी वेट हो जाएगा, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100। कुछ है नहीं, जहां मास था मास कर दिया, जहां वेट था वेट कर दिया, और एज ए केमिस्ट्री हम लोग मास और वेट को क्या करते हैं, एक ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद आगे है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, फिर से ये सॉल्यूट की जगह यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ml में अगर ये है तो ये भी ml में रहेगा, अगर ये लीटर में तो ये भी लीटर में रहेगा। इतना ध्यान रखेंगे कि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम सब में। अगर ये ग्राम में है तो ये भी कितना होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, यानी सेम यूनिट होने चाहिए। अब पीपीएम में क्या हो गया आपका, तो पीपीएम में जैसे मास है, वेट है, वॉल्यूम है, उसी तरीके से अगर हम लोग मास लेके चलेंगे तो मास लिखेंगे, वेट लेके चलेंगे तो वेट लिखेंगे, और वॉल्यूम लेकर चलेंगे तो हम वॉल्यूम लेकर चलेंगे। तो हम मान लीजिए हम वॉल्यूम से ही बता देते हैं कि क्या होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा, 10 पावर 6। बस इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, पीपीएम। अगर मान लीजिए मास की बात रही तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 तो वहां क्या कर देना है, 10 पावर 6। ठीक है ना, बस इतना ही करना है आपको। तो ये पीपीएम सबका निकाल सकते हैं हम लोग, मास में भी, वेट में भी और वॉल्यूम में भी। ठीक है, करना क्या है, जहां 100 है वहां आपको क्या करना है, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। इतने क्लियर है, तो ये था हमारा फिजिकल यूनिट में। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे, अब हम लोग केमिकल देख लेते हैं कि केमिकल क्या होता है। केमिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ के बाद अब चालू होगा केमिकल यूनिट्स। तो केमिकल यूनिट्स में सबसे पहले क्या है, ग्राम पर लीटर, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, यानी ग्राम पर लीटर विलियम की सांद्रता। तो देखते हैं ये क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ से क्लियर है कि ग्राम, तो ग्राम का मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ, इन ग्राम, अपॉन में ये क्या है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर दिया है तो इन लीटर। हो गया, बस इतना ही छोटा सा है, इतना ध्यान रखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ की बात हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग कि मैंने बताया कि मास ऑफ सॉल्यूट और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये ml में हो गया, अगर ये ml में हो गया, मान लेते हैं यहाँ लीटर से की जगह पर ml होगा तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई।
तो कहीं भी आपका नीचे अगर ml आ गया तो ऑलवेज क्या करेंगे 1000 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। तो ये हमारा हो गया ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड में आपका मोलैरिटी, यानी इसी को मोलरता बोला जाता है। तो मोलैरिटी में देखेंगे हम लोग, तो नाम से क्लियर है मोल और लीटर, यानी इसका मतलब क्या हो गया मोल पर लीटर। यानी कहने का मतलब है यहां क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑलवेज सॉल्यूट की बात होगी, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नीचे हमेशा लीटर की बात होगी सॉल्यूशन की। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या होगा विलयन का आयतन लीटर में। तो अब देखिए इसमें नया टर्म्स आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सब लोग जानते ही हैं मोल्स निकालना नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ हमारा एक और चीज आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का निकालने तो मोलिक्यूलर मास तो किसका रखना होगा सॉल्यूट को ही रखना पड़ेगा ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे यानी मोलों की जो संख्या निकाली जाएगी ये क्या होगा विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार। मोलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा यहाँ अणु भार, ठीक है, इतना ध्यान देंगे आप लोग। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमारा यही चीज कैसे फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला मेरा ये बना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इस चीज को हम लोग इससे क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो यानी जो नंबर ऑफ मोल्स है वहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलिक्यूलर मास इनटू क्या होगा, अब वॉल्यूम पहले से है यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कैसे इन लीटर, इतना ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो दो बन गए। अब यहां से हम लोग चाहे तो और कर सकते हैं कि अब देखिए मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, तो यानी डेंसिटी अपॉन में मोलिक्यूलर मास में लिखा जा सकता है, यानी घनत्व अपॉन में अणु भार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये सब यूज होगा, ये जो मैंने डेंसिटी वाला होता है फॉर्मूला, ये जब इन्वेंटो सॉल्व करेंगे हम लोग तो काफी यूज होता है, तो यहाँ से ध्यान रख के जाएंगे ये सब, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला एक बन गया नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। सेकंड बना आपका नंबर ऑफ मोल्स को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का भार अपॉन में अणु भार कर दिया, और फिर हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद देखते हैं आगे कि अब आगे क्या है। अब देख रहे हैं हमारे पास क्या है नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नॉर्मेलिटी में, इतना क्लियर तो हुआ होगा। अब देखिए नॉर्मेलिटी जो है यानी नॉर्मलता, देखिए जो नॉर्मेलिटी होती है तो नॉर्मेलिटी क्या क्या होती है, वहां क्या था नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी में क्या था नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो हम अभी बताएंगे कि इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो पहले बता चुके हैं कभी भी आएगा सॉल्यूशन ही आएगा तो लीटर में आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अब यहाँ की अब यहाँ से एक नया टर्म आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो यानी इसका मतलब नामांतर इक्वल टू क्या हो गया कि विलय के तुल्यांकों की संख्या, इसको ग्राम तुल्यांक भी कहा जाता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में क्या होगा आपका
विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये जो आ गया है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा। तो यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी अगर इक्विवेलेंट आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है, तो क्या करना होगा, विलयन का द्रव्यमान अपॉन में क्या कर देंगे, उसके तुल्यांकी भार से क्या कर देंगे, हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो एक नया टर्म आ गया तुल्यांकी भार, यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग पहले 11th में पढ़े ही हैं। ठीक है, बट फिर से मैं एक बार बता दूंगा कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम लोग कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट। जब इक्विवेलेंट वेट पता रहेगा तो मास दिया ही रहता है सॉल्यूट का, डिवाइड करके हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो अब हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, जो सॉल्यूट हो सकता है कि कैसे कैसे हो सकते हैं, एसिड हो सकता है, बेसेस हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट हो सकता है, या तो कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मतलब ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम जो भी हो, ठीक है, इस तरीके से भी हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो एसिड का कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान ही होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन में क्या होगा, बेसिसिटी। यानी यहाँ क्या होगा आपका बेसिसिटी, यानी अगर अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो तो क्या होगा, अम्ल का अणुभार अपॉन में क्षारीयता, यानी क्षारकता भी कहते हैं इसको, यानी इसी को क्षारकता बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, इतना समझ लेंगे। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं, अब ये तो क्लियर ही हो गया होगा। तो ये हो गया आपके पास, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या हो गया, नंबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, यानी क्षारकता। तो अब देखिए बेसिसिटी निकालेंगे कैसे, ये भी है एक। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जो बेसिसिटी होती है, यानी बेसिसिटी क्षारकता, तो बेसिसिटी होती क्या है, नंबर ऑफ रिमूवल हाइड्रोजन आयन, यानी विस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या। तो विस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होती है आपकी, बेसिसिटी यानी क्षारकता होती है। तो देख लेते हैं जैसे थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्या है H2SO4 है, ठीक है, तो यानी जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी 2H प्लस और ये क्या होगा SO4 2 माइनस, यानी डिस्प्लेस हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो यानी इसका मतलब यही क्या हो गया बेसिसिटी, यानी यही इसकी क्या हो गई बेसिसिटी हो गई। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए इसका हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास यानी अणु भार तो कितना होगा, यानी 2 हाइड्रो ये सल्फर का कितना होगा 32 और ये कितना होगा 64 अपॉन में कितना होगा आपका 2। यानी इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यानी ये 98 अपॉन में 2 यानी कितना 14 है ना, सिंपल। तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये एसिड क्या हो गया, ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं।
तो ये हो गया आसान तरीका। एक और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या रहा, CH3COOH यानी एसिडिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो यानी इसमें देखिए क्या होगा जब ये, तो कैसे ब्रेक होगा, CH3COO माइनस एसिडेट आयन और ये क्या होगा प्लस H आयन, तो बेसिसिटी कितनी हो गई 1 हो गई। तो यानी इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3COH। क्लियर है ना, तो है ना आसान, तो इतना क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के जगह पर हम लोग कर लेते हैं बेस। अब हमको क्या निकालना है बेस का, तो यहाँ क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस। अब यहाँ से बात करें बेसिसिटी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी एसिडिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में अम्लता, यानी ये हो जाता है अम्लता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, इतना क्लियर है। तो अब देखिए इसमें नया चीज एसिडिटी आ गई, यानी अम्लता कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यही काम कर लेते हैं कि कैसे निकलेगा। यानी अम्लता यानी अम्लीयता, एसिडिटी। तो एसिडिटी इसका क्या होगा आपका रिमूवल ऑफ OH आयन, रिमूवल ऑफ OH आयन। यानी कहने का मतलब है, ठीक है, कि अगर आप क्या करेंगे जितना OH आयन विस्थापित होगा, यानी क्षार में से जितना आपका OH आयन विस्थापित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे उसकी अम्लता कहेंगे। ठीक है, अम्लीयता भी बोला जाता है इसको। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो यानी ये ब्रेक होगा तो कैसे होगा, यानी इस तरीके से। तो यानी ये कितना है 1 है, तो यही क्या हो गई इसकी एसिडिटी हो गई। यानी अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो क्या हो गया आपका, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, तो इसका कितना होगा 23 और ये 16 प्लस 1 अपॉन में कितना है एसिडिटी 1 है 1, यानी ये कितना होगा आपका 40 अपॉन 1 कितना हो गया 40। क्लियर है, बहुत ही आसान है। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे, ठीक है, ये काम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ के बाद अब देख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अब बचा सॉल्ट, सॉल्ट का निकाल लेते हैं। यानी सॉल्ट का अगर निकाला जाए तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट। बट यहाँ कुछ चीजें क्या होंगी चेंज हो जाएंगी। यहाँ क्या होगा, यानी वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव एटम्स होंगे उनकी वैलेंसी की बात करेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे यानी मेटल्स होंगे। ठीक है, तो कैसे देख लेते हैं कि कैसे ये कंफ्यूजन दूर होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि कैसे निकाला जाएगा सॉल्ट का, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है कोई Na2CO3, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या होगा कार्बोनेट क्या होता है नेगेटिव और ये क्या होता है पॉजिटिव, तो हमको इसकी वैलेंसी को यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यानी मॉलिक्यूलर मास पहले इसका निकाल लेते हैं। तो सोडियम 2 है तो कितना होगा 2 × 23 यानी 46 प्लस कार्बन कितना है 12 और ये कितना हो गया 48, ये कितना होगा 60 यानी कितना हो गया 106 अपॉन में देखिए वैलेंसी ऑफ द पॉजिटिव एटम्स, तो पॉजिटिव सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 और कितने हैं 2 हैं, तो कितना हो गया 2 अपॉन में 2 यानी कितना होगा 53। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान देना और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए CaSO4 हो गया, अगर आपने निकालना है CaSO4 तो आप क्या करेंगे, ये क्या है पॉजिटिव और क्या सल्फेट नेगेटिव होता है। लास्ट में जितने भी मैक्सिमम करके टॉ ऑर्डर आते हैं जैसे सल्फेट कार्बाइड, ठीक है, मतलब कोई भी ले सकते हैं नाइट्राइड, तो ये सब मतलब टॉ ऑर्डर वाले क्या होते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं मैक्सिमम करके। ठीक है, तो इसको ध्यान दिए रहेंगे। ठीक है, कोई भी चीज ले सकते हैं आप। तो यानी इसमें क्या है ये पॉजिटिव है और क्या होगा नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी कैल्शियम कितनी होती है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे यानी इसके मॉलिक्यूलर मास में, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा।
इतना क्लियर है। अगर किसी एटम का निकालना हुआ तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एटम। तो एटम का अगर आपको निकालना हुआ तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या होगा, एटम होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी अब क्या होगा, वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एटम हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आपका कि परमाणु का अणुभार निकाल के उसकी संयोजकता से भाग कर देंगे हम लोग। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, संयोजकता। अगर आप इससे भाग कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका, उसकी इक्विवेलेंट वेट नहीं निकल जाएगी, यानी त्रिअंकी भार निकल जाएगी। तो एक एग्जांपल में देख लेते हैं यहीं से हम लोग कि क्या है। जैसे सीए का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सीए का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40 और वैलेंसी कितनी है 2, यानी कितना होगा 20। यही होगा इक्विवेलेंट वेट। इस तरीके से निकाल देंगे। ये सब बहुत कम यूज होते हैं, सबसे ज्यादा एसिड बेस और सोल्ट के लिए आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है इक्विवेलेंट वेट। तो अब मैंने पहले ही बता दिया कि आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालने हैं। तो मॉलिक्यूलर जो वेट दिया रहेगा सॉल्यूट का, उसमें आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर लेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा ऐसा करने के बाद न्यूमेरिकल सेशन चलेगा जिसमें बताया जाएंगे न्यूमेरिकल्स आपको। तो अब आगे क्या है, मोलैलिटी। अब देखते हैं मोलैलिटी। यानी मोलकता, बहुत ही आसान है ये भी। देखिए एक ऐसी मोल, अभी तक मैंने जितना बताया सब में नीचे क्या हो रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस आ रहा था, ठीक है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ क्या रहते हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं। बट एक ऐसा है इसमें क्या आएंगे हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट। मात्र इसी में क्या होता है, सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट होता है, बाकी सब चीजों में ऑलवेज क्या होती है, सॉल्यूशन होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं मोलैलिटी, यानी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। बताया ना मैंने, अभी तक क्या था आपका, सॉल्यूशन था, लेकिन अब क्या हो गया, सॉल्वेंट। किसमें, ये केजी में। इसको ध्यान रखना होगा आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर यही आपका ग्राम में रहेगा, तो अगर ये ग्राम में रहेगा तो ऊपर क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई। अगर आप ग्राम में रखेंगे क्या होगा, क्योंकि हम लोग देखिए ग्राम को किलोग्राम बदल के 1000 से डिवाइड करते, वही कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। ml था तो हमने क्या बताया था, लीटर में कर देंगे 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यानी ये क्या ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इतना चीज ध्यान देना होगा। तो इतना क्लियर हो गया आपको। इसमें क्या रहेगा आपका, सॉल्वेंट की बात रहेगी, बाकी सब में सॉल्यूशन की बात रहेगी। यानी विलायक के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक का भाग किलोग्राम में, ठीक है। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन, यानी मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, इसी को मोल अंश भी बोला जाता है, मोल अंश। इसको ध्यान देंगे। तो अब यहां देखिएगा हमारे पास जो होगा, यानी प्रभाज यानी अंश, यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाग, यानी कितने भाग हैं, यानी कितने पार्ट्स हैं, किसमें, सॉल्यूशन में देखा जाएगा, क्योंकि दोनों मिल गए ना। यानी पूरे में से हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं। तो यानी इसका मतलब हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, यानी एक विलेय और एक विलायक है। तो यानी इसका मतलब जब आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी मोल प्रभाज हम लोग निकालेंगे, तो किसका निकालना पड़ेगा, हमको सॉल्यूट का अलग निकालना पड़ेगा, यानी विलाय का अलग निकालना पड़ेगा, और विलाय का क्या करना होगा, अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन किसी चीज में कैसे देखते हैं, टोटल में देखा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज या मोल अंश। तो इसका तो क्या हो जाएगा आपका,
तो हम लोग जिसका निकाल रहे हैं, तो किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, किसमें, सॉल्यूशन में। तो यानी ऊपर क्या होगा, सॉल्यूट का होगा, नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो देख लेते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि विलय के मोलों की संख्या अपान में विलयन के मोलों की संख्या, यही क्या कहलाती है, विलय के मोल प्रभाव। ठीक है, तो यानी जिसका निकालना रहेगा ऊपर रहेगा कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सॉल्यूट का निकालना तो सॉल्यूट ऊपर है। ठीक है, अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना होता है सॉल्वेंट ऊपर होता है। तो यानी जिसको निकालना होता है उसको ऊपर ही रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद आगे देखते हैं कि अब देखिएगा इसमें, अब इसको मॉडिफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मैंने ये बताया, एक क्या होंगे आपके सॉल्यूट और एक क्या होंगे सॉल्वेंट। तो यानी हम लोग इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, यानी विलय और विलायक से मिलकर बना है। तो यानी दोनों के अलग अलग हम लोग मोलों की संख्या को ऐड करके भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, तो बस यही है आसान फंडा। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूट हो गया, अब इसको मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में भी बताया जा सकता है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यानी अगर इसको हम लोग उसके फॉर्म में लिखें तो ये किसका हो जाएगा, यानी यहां से करेंगे तो क्या होगा, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इतना करके फिर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा। तो यानी इधर की बात करें हम लोग तो अपॉन में क्या लिख सकते हैं, तो अपॉन में इसका यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा आपका, और प्लस में ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये किसका, मास और मोलिक्यूलर मास के